गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 5.0 के लिए दोस्तों समान अध्ययन का सेशन दोस्तों। और यह सेशन आपके अभी आगामी जो परीक्षा होने वाली दोस्तों उस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। वो भी सॉल्व पेपर है दोस्तों, इसमें डिस्कशन सहित है दोस्तों, डिस्कस सहित करते हैं दोस्तों इसमें। और देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी सारे दोस्तों आपके पेपर वन हो गया, पेपर वन, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, जितने भी पेपर दोस्तों सभी पेपर का दोस्तों जीएस का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया दोस्तों। और इसमें अभी तक में टोटल हम लोग फ्रेंड्स इसका देखिए, अभी तक में हम लोग फ्रेंड्स इसका देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, ये देखिए हिस्ट्री खत्म हो चुका दोस्तों। ये हिस्ट्री का तीनों पार्ट इसमें हम खत्म कर लिए फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए भूगोल भी खत्म हो चुका दोस्तों। उसके बाद इसमें जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, परिस्थिति खत्म हो चुका है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था भी खत्म हो चुका दोस्तों। और भारतीय अर्थव्यवस्था भी खत्म हो चुका। विज्ञान का दोस्तों ये भौतिक हम कंप्लीट कर लिए दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले दोस्तों ये केमिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा दोस्तों। एक कल के सेशन में जीव विज्ञान खत्म करके दोस्तों अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा है जीव विज्ञान देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जीव विज्ञान है रसायन विज्ञान देखिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान है दोस्तों। भौतिक रसायन देखिए दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों टॉपिक इसका है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? ये बढ़ जाता है दोस्तों। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, शुद्ध पानी जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती है, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के आणविक अस्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु के आणविक अस्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, n² के समानुपाती होती है दोस्तों, n² के समानुपाती होती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन से निर्मित होता है तथा इससे इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के आणविक अस्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु के n² के समानुपाती होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है? ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है क्या फ्रेंड्स? अपचयन, रिडक्शन कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है दोस्तों? ये दोस्तों देखिए, बेरिलियम हो गया दोस्तों, लिथियम हो गया, बोरोन हो गया दोस्तों। तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपयुक्त विकल्प में लिथियम की परमाणु त्रिज्या 167 pm सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बेरिलियम तथा बोरोन की परमाणु त्रिज्या क्रमशः 112 pm तथा 87 pm है दोस्तों। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर तथा हीलियम की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम 0.208 न्यूटन मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए दोस्तों ये एथिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6 होता है, इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है दोस्तों। क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड को जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? ये उदासीनीकरण प्रक्रिया है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड को और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल निर्माण करते हैं। NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O होगा दोस्तों। नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल है दोस्तों? इमली में कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, टार्टरिक अम्ल है दोस्तों। इमली में टार्टरिक अम्ल है दोस्तों। देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स। कुछ खाद्य पदार्थ हुआ उसमें पाए जाने वाले अम्ल निम्नलिखित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये सिरका में दोस्तों कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। सिरका में एसिटिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल होता है दोस्तों। सेब में मैलिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल। नींबू के रस में दोस्तों सिट्रिक अम्ल और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है दोस्तों? ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन करते हैं दोस्तों। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से दोस्तों हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe आयरन प्लस 2 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया कराने पर नमक, आयरन क्लोराइड और गैस H2 उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है दोस्तों? pH 7 से अधिक, गैस्ट्रिक जूस का, सिरका का, रक्त प्लाज्मा का। देखिए फ्रेंड्स, रक्त प्लाज्मा का pH 7.4 होता है दोस्तों। ठीक है, अब सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, मानव रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा का pH मान 7.4 से अधिक है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को मापने का मापक pH मान कहलाता है। pH मान पैमाना 0 से 14 तक निर्धारित होता है। pH मान 7 वाले पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर के pH मान वाले पदार्थ क्षारीय तथा 7 से कम pH वाले पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, अकार्बनिक रसायन से क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। भौतिक रसायन हो गया, अब अकार्बनिक। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये होगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन है इसका फ्रेंड्स, लेड पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और इसमें कमजोर सहसंयोजन बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीनों में ठोस संग्रहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है दोस्तों? मेथनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, एथेनॉल ये पेय अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है दोस्तों। ये एथेनॉल बात में कि हेक्सेनॉल, मेथनॉल ये सब नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, जिसे गेहूँ, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जाता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। मेथनॉल का अणुसूत्र CH3OH हुआ, इसे कास्ट अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है दोस्तों। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ये दोस्तों CaHCO3 यही है दोस्तों, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है। पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, यह है क्या है दोस्तों? ये C6H8O7 है दोस्तों। C6H8O7 है दोस्तों। देखिए फिर साइट्रिक एसिड C6H8O पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे लाल दवा भी कहा जाता है, का रंग नष्ट कर सकता है दोस्तों, का रंग नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नवत अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है दोस्तों। क्या होती है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है दोस्तों। निम्नवत अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है दोस्तों। क्या होती है? C/137 होती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, निम्नवत अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देखिए Al2O3 2SiO2 2H2O
निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ये चीनी मिट्टी का चाइना कले का ये चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। सोल्यूशन देखिए Al2O3 2SiO2 2H2 और चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुघट मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट Al2O3 2SiO2 2H2 है। नेक्स्ट है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ये गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी गिरेगी। तो ये पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है। फिर भी बर्फ़ के टुकड़े ठोस अवस्था में को मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ़ अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ़ के पिघलने और बर्फ और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है और अमिश्रणीय प्रकृति के कारण तेल की सतह का स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट कार्बनिक रसायन देखिए, लुईस की अभिधारणा। कार्बनिक रसायन में लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो ये होगा ए नंबर क्षार के बर्ताव को व्याख्यायित करता है। सोल्यूशन देखिए इसका, जीएन लुईस ने अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अभिधारणा प्रस्तावित किया, इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार के सामान्यीकृत व्याख्या दी। इस प्रकार विकल्प ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? ये हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम में दोस्तों हाइड्रोलिसिस है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम हाइड्रोलिसिस है। इस प्रक्रिया का उत्पाद अम्ल और जल है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड, लवण और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है दोस्तों? देखिए, रक्त, सिरका, धुआं। कौन सा कोलाइड नहीं दोस्तों? देखिए, सिरका एक कोलाइड नहीं दोस्तों। रक्त है, धुआं है, सिरका नहीं है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सिरका का या एसिटिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, न कि कोलाइड का। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक विलयन 2 या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है दोस्तों। सिरका या एसिटिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है दोस्तों, न कि कोलाइड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूदा मुख्य रासायनिक घटक क्या है? माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए, फास्फोरस है दोस्तों, फास्फोरस। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है दोस्तों, ये फास्फोरस है दोस्तों, फास्फोरस। सोल्यूशन देखिए इसका, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस तथा बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तीली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तीली में मौजूद पोटेशियम क्लोरेट माचिस की तीली में पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिस कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तीली जल उठती है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? एक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सोल्यूशन देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरे को कृत्रिम रूप से उगाने की HPAST और CVD 2 विधियां हैं। दोनों विधियों में एक बीज के तथा दूसरे हीरे के एक टुकड़े से शुरू होती है। HPHT विधि में बीज शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक उच्च दबाव के संपर्क में आता है। CVD विधि में बीज को कार्बन युक्त गैस से भरे एक सीलबंद कक्ष के अंदर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षारीय बेसिक लीड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। क्षारीय बेसिक लीड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? लीड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सिंदूर, सफेदा, लिथार्ज, क्या है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, सफेदा व्हाइट लेड। क्षारीय बेसिक लीड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम दोस्तों सफेदा व्हाइट लेड। सोल्यूशन देखिए इसका,
सफ़ेद शीशा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PbOH2 2PbCO3 होता है। ध्यान में कि सफ़ेद शीशा एक सफ़ेद पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है लेकिन तनु एसिड में घुलनशील है। इसकी उच्च अपारदर्शिता और प्रकाश और मौसम के संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका उपयोग पेंट में सफ़ेद रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है तथा जीवाणुरोधक गुण होने के कारण सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है। हालांकि यह अत्यधिक विषैला होता है और सांस लेने में जोखिम पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो ये 7 से कम होता है दोस्तों। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है। सोल्यूशन देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों। प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है दोस्तों? अम्ल क्षार का संकेतक कौन है दोस्तों? तो इसमें खारे वाला सोडा सिरका नहीं होगा, हल्दी होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उन्हें अम्ल तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का पीएच 7 से नीचे तथा क्षार का पीएच 7 से ऊपर होता है। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग किया जाता है। अम्ल क्षार की प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लाल बंद गोभी का पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल है। हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली ही रहती है तथा क्षारीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शुद्ध अब देखिए फ्रेंड्स, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली रहती है तथा क्षारीय विलयन में डालने पर यह लाल हो जाती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों? तो ये विरंजक चूर्ण बनता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी या सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, शुष्क बुझे हुए चूने COH2 से क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर COCl2 प्राप्त होता है। COH2 प्लस Cl2 प्लस COCl2 प्लस H2। यह प्रतिक्रिया कमरे के ताप पर होती है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण बनता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विविध आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा दोस्तों? नीले को लाल में कौन बदलेगा दोस्तों? तो ये सिरका दोस्तों नीले को लाल में बदल देगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबोया जाता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वही वॉशिंग सोडा का घोल, बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय है दोस्तों। नेक्स्ट है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? रासायनिक भाषा में ये एक केवल फेरिक ऑक्साइड है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है फ्रेंड्स? ये सूखी बर्फ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ठोस रूप है। एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बंधा होता है। सूखी बर्फ रंगहीन, गंधहीन एवं गैर ज्वलनशील होती है तथा पानी में डुबोने पर घोल के pH को कम कर सकती है, जिससे कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनता है। नेक्स्ट है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है दोस्तों? तो CO जल में घुलनशील है दोस्तों। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? CO जल में घुलनशील है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे कि तांबा, सस्ता लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड्स अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड्स भी पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? दोस्तों? तो ग्लिसरॉल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों, ग्लिसरॉल। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः तो साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, जिसमें पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख है। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है दोस्तों? तो ये जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है दोस्तों? तो जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। सोल्यूशन देखिए, जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है दोस्तों, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख दें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है दोस्तों। तो इस घटना का नाम क्या है दोस्तों? तो ये इस घटना का नाम उत्सादन है दोस्तों, उत्सादन। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है दोस्तों उत्सादन, उत्सादन, उत्सादन याद रखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहलाता है। उत्सादन देखिए, उदाहरण देखिए, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, तो यह घटना उत्सादन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले वो धातु का नाम बताइए दोस्तों। ये कौन सा होगा दोस्तों? ये पारा होगा दोस्तों, पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम है पारा। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु पारा है। पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक है दोस्तों। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो ये ब्रोमीन देखिए अधातु है, और धातु की बात होगी तो पारा आप लोग बोलिएगा। देखिए, ब्रोमीन ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों, जिसे इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है दोस्तों? जिंक ऑक्साइड का, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। पेंट में इसका जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है दोस्तों। जिंक ऑक्साइड का पेंट्स में दोस्तों ये प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZnO के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है, यह पानी में घुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोग देखिए दोस्तों, जैसे लेजर डायोड में, पेंट पिगमेंट में, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है दोस्तों। ये उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि एक क्रिया ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कोक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये कोक का निर्माण किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए, धातुओं का एस्को से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातुकर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और प्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर संरद्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है। इसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ये कोक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है दोस्तों। ये कौन सा त्रिक होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा दोस्तों। UAA का समान त्रिक होता है दोस्तों। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है दोस्तों, UAA होता है दोस्तों, UAA। देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक अनुलिपिकरण समापन त्रिक UAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बनाकर अनुलिपिकरण के अंत का संकेत देते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिकों का प्रयोग, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है दोस्तों, क्या मुख्य स्रोत है दोस्तों? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो पेट्रोलियम है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना दोस्तों, रंग और संयोजन से दोस्तों, मेजेंटा ये सब संयोजन है दोस्तों। तो मेजेंटा लाल और नीला, लाल और नीला के संयोजन से दोस्तों मेजेंटा बनता है दोस्तों, लाल और नीला के संयोजन से। टील, मेजेंटा लाल और नीला, टील हो गया नीला हरा और सफ़ेद, टील हो गया नीला हरा और सफ़ेद। मेजेंटा लाल और नीला, टील हो गया नीला हरा और सफ़ेद। उसके बाद मोव, मोव हो गया नीला लाल और सफ़ेद, नीला लाल और सफ़ेद मोव। मजेंटा हो गया लाल और नीला, रेड ब्लू, रेड ब्लू। और सियान हो गया हरा और नीला, सियान हो गया हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन देखिए इसका, मेजेंटा हो गया लाल और नीला, मेजेंटा हो गया लाल और नीला, और टील हो गया नीला हरा और सफ़ेद, मोव हो गया नीला लाल और सफ़ेद, सियान हो गया हरा और नीला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया के दर को धीमा कर देता है, ये होता है दोस्तों उत्प्रेरक, वर्तन, विस्मांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सोल्यूशन देखिए इसका, मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्रिया विधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं के दर को विष या अवरोधक धीमा करता है, प्रतिक्रिया के दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकार एक से अधिक प्रावस्था में रहती है विषमांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, नींबू का रस, संतरे का रस, ये से कौन सा बिजली का कुचालक है? इसमें से कोई भी बिजली का कुचालक नहीं, सब बिजली का सुचालक है। ये नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों की अशुद्धियाँ घुल जाती है तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट है, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, विलयन की सांद्रता के रूप में। सोल्यूशन इसका, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षाएं मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये है केवलर। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर केवलर है। यह एक कृत्रिम रेशा होता है, यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को फेनिलिन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो इसमें से कोई भी नहीं होगी। जो आइसो ऑक्टेन नहीं होगा, न्यू ऑक्टेन होगा, एन ऑक्टेन होगा। किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाली अंक ऑक्टेन संख्या कहलाती है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होगा उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है, अतः विकल्प ई अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता वृद्धि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैव आवर्धन हमारा सही होगा। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है
जैव आवर्धन। जैव आवर्धन देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ये जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैव आवर्धन के रूप में जाना जाता है। सॉल्यूशन देखिए, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जैव जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। नेक्स्ट, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कोलीफॉर्म होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कोलीफॉर्म कहते हैं। तो इसका सलूशन, प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती क्योंकि? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। सॉल्यूशन देखिए इसका, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। अब देखिए हमारा केमिस्ट्री रसायन खत्म हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है जीव विज्ञान। देखिए सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।